Hello and welcome to Exam Chala. Today in this video we are going to discuss some important news and editorial analysis of 21st of September 2021. So before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Now let us get started. Moving on to the first important news is about the recent election or recent selection, rather I would say the word selection because it was being selected by a Congress president, a new president, that is Mr. Channi. CM Channi was appointed as the the Chief Minister of the Punjab province of India. Now, related to this Chief Ministership, there's what is the news? What is important regarding this news is the Chief Minister is appointed by the governor of the state. Now that is very clear, and he has also planned two deputy chief ministers. Okay, in the Majha area. Now we need to understand about the constitutional post. हमें संविधानिक पोस्ट और उसके प्रोविजन के बारे में चीज़ें याद रखनी है, नॉट जस्ट द पॉलिटिकल न्यूज़ तो वी हैव अंडरस्टूड वेल. नाउ सो आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर काम करेगा. गवर्नर अपॉइंट्स अ चीफ मिनिस्टर. नाउ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कि गवर्नर विल अपॉइंट अ चीफ मिनिस्टर. नाउ in to understand in the words of politics, governor has the power to appoint anybody. गवर्नर किसी को भी, राज्यपाल महोदय किसी को भी चीफ मिनिस्टर नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर सो विद इन 6 months he or she will have to take membership of the house of that particular state. अगर उस राज्य में 2 हाउसेस हैं, दैट इज इफ देयर इज विधानसभा, सो ही हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज MLA. और विधानसभा के साथ साथ अगर वहाँ पर विधान परिषद भी है, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, सो ही हैज़ टू बिकम MLC. ठीक है, MLC देश के 6 राज्यों में ही है, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है. सो विद इन 6 months ही मस्ट हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, आइदर MLC और MLA. सो यहाँ पर आपको समझना है कि गवर्नर टेक्निकली जिसे चाहे उसे चीफ मिनिस्टर नियुक्त कर सकता है. ठीक है. दूसरा, चीफ मिनिस्टर इज सेलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द हाउस, तो हाउस का लीडर होता है. सो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होने के बाद ही हैज़ टू प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द हाउस. अगर सदन में उसके पार्टी की मेजॉरिटी होगी तब तक ही वो चीफ मिनिस्टर रह सकता है. सो टेक्निकली इफ यू कैन से, so governor can appoint anybody as the chief minister, but he will enjoy power up to then, till then he enjoys majority. जब तक उसके पास सदन में संख्या बल है, ओके, 1/2 सीट्स अवेलेबल है, जब तक उसके खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो जाता है, he will be the chief minister of that particular state. so यहाँ पर संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है कि गवर्नर जो है वो किसी मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को ही अपॉइंट करेगा. सो इट हैज़ बीन अ कन्वेंशन. नॉर्मली देयर इज़ एन कन्वेंशन, जो जीत कर आता है गवर्नर उसे अपॉइंट करते हैं, लेकिन व्हेन देयर इज़ अ स्प्लिट मैंडेट, अ फ्रैक्चर्ड मैंडेट, किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, देन इट विल बी सेंड दैट गवर्नर अपने डिस्क्रिशन में अपने विचाराधीन विचार करके किसी को भी नियुक्त कर सकता है. ये तो बात हुई चीफ मिनिस्टर की, और उसको 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है. अगर वहाँ पर एक सदन है तो एक है, 2 है तो दोनों में से किसी एक की. और यही गेम अभी आप देख रहे होंगे कि वेस्ट बंगाल में चल रहा है और महाराष्ट्र में, क्योंकि ममता बनर्जी जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ठाड़ गई थी, लेकिन स्टिल उनको CM बनाया गया था. सो टेक्निकली शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसीलिए वो अब फिर कोलकाता के भवानीपुर सीट से इलेक्शन लड़ रही हैं. अगर वहाँ वो हार जाती हैं, सो शी विल सीज टू बिकम द चीफ मिनिस्टर, फिर वो चीफ मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो इलेक्शन इंपॉर्टेंट. सिमिलरली इन महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसीलिए वो फिर MLC, क्योंकि वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सो उस कोटे से इलेक्शन करने की बात कर रहे हैं. और उसमें पॉलिटिक्स ये है कि ये अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उसके इलेक्शंस की इजाज़त नहीं दी है ड्यू टू कोविड नॉर्म्स, और इसी वजह से उनका इलेक्शन जो है वो रुका हुआ है. बिकॉज MLC में इलेक्ट होने के लिए इंटरनल इलेक्शंस होते हैं. देयर आर सम सीट्स विच आर रिजर्व्ड बाय द गवर्नर, सम सीट्स विच ओनली द ग्रेजुएट्स कैन वोट,
देयर आर सम सीट्स विच ओनली कैन द लोकल काउंसिलर्स कैन वोट। सो इसीलिए अगर ये दोनों ही व्यक्ति 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदस्यता को नहीं स्वीकार करते हैं, सो वो फिर एक कोई भी मिनिस्टर बनने के लायक नहीं रहेंगे। सो दे विल बी डिस्क्वालीफाइड, एंड द मोमेंट दे आर डिस्क्वालीफाइड दे विल नॉट बी द चीफ मिनिस्टर। सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 164 दैट फर्स्ट इज द गवर्नर अपॉइंट्स द सीएम। यहाँ के केस में क्या था, जो चन्नी जी हैं, चन्नी जी वॉज एन एमएलए। नाउ अब एक चीज़ और जानने की जरूरत है कि कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो द गवर्नर फर्स्ट अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड देन ही ऑल्सो अपॉइंट्स the ministers, cabinet of ministers or council of ministers, but on the advice of the CM. Now this is very very important point to understand that cabinet of ministers or council of ministers is appointed in the state with the advice of the CM. So जैसे ही CM यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रिज़ाइन किया, the moment अमरिंदर सिंह रिज़ाइंड, उनकी जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गए। जैसे ही प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री अगर अपने पोस्ट से रिज़ाइन करेगा तो उसकी चुनी हुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली नलीफाई हो जाएंगी। नया चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बनते ही नई कैबिनेट बनती है, जिसका एग्जांपल हमने गुजरात में देखा। होता यह है कि नए कैबिनेट को फिर से शपथ ले जाया जाता है। गुजरात में तो वी सीन नो रिपीट फॉर्मूला एंड होल न्यू कैबिनेट एंड मिनिस्टर्स। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द मोमेंट सीएम रिजाइंस और सीएम इज़ नॉट देयर, इवन उसकी डेथ भी हो जाती है। सो जैसे ही सीएम बदलेगा उसको नया कैबिनेट को नोटिफाई कराना पड़ेगा विद द गवर्नर। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इज द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी सीएम। नाउ द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी सीएम इज ऑफिशियली नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कहीं ऑफिशियली मेंशन्ड नहीं है। सो इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट माना जाता है, और रादर अगर हम कहें तो इट इज़ अ पॉलिटिकल कंसोलेशन प्राइज। किसी पार्टी में 2 लोग कद्दावर नेता है, देयर आर 2, दिस इज मोर देन 2 लीडर्स, और सबको पॉलिटिकली सेटिस्फाई करना है, इक्वेशन बनाना है, 1 फ्रॉम द दलित, 1 फ्रॉम हिंदू, 1 फ्रॉम सिख कास्ट। इस तरह की पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स करने के लिए, जिस तरह से आपने यूपी में देखा होगा कि 1 फ्रॉम द प्रोमिनेंट ठाकुर कम्युनिटी आदित्यनाथ, देन 1 फ्रॉम द ब्राह्मण कम्युनिटी, अनदर फ्रॉम द ओबीसी कम्युनिटी, सबको अपने पॉलिटिकल हित साधने के लिए देयर आर अ कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेप्यूटी सीएम्स ऑल्सो। बट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफिकली रिटन डेप्यूटी सीएम का कोई या डेप्यूटी पीएम, दोनों का कोई स्पेसिफिक पोस्ट नहीं होता, इसलिए कितने भी लोगों को डेप्यूटी सीएम या पीएम बनाया सकता है। ठीक है, वो 4 बने, 5 बने, 6 बने, 10 बने। अब नया नवीन ट्रेंड जब से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद से अब 2-2 डेप्यूटी सीएम रखने का ट्रेंड हो रहा है, और कास्ट इक्वेशंस को साधने से कि बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है। ठीक है, इस तरह से अब डेप्यूटी सीएम्स रखने का ट्रेंड फिर से चलन में आ रहा है। खास करके बड़े स्टेट्स में ये एग्जांपल दिया जाता है कि स्टेट बड़ी है, सो वी नीड 2 डिफरेंट सीएम्स एंड ऑल्स। तो कभी कभी 3 की भी बात होती है यूपी में। सो दिस इज अ कॉल्ड अ पॉलिटिकल कंसोलेशन प्राइज। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। 1 इज द अपॉइंटमेंट, सेकेंड इज 163 यानी कि गवर्नर एक बार जब चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट हो गए उसके बाद गवर्नर वो करेगा जो ये एडवाइस करेंगे। सो एवरी सिंगल वर्क ऑफ द गवर्नर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन जब तक अपॉइंट नहीं हुआ है तब तक उसके पास ये डिस्कशन है चुनने की कि किसे वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। नॉर्मली देयर इज़ अ कन्वेंशन दैट दोज हु हैज़ मेजोरिटी, इसके पास मेजोरिटी है उसे ही नियुक्त किया जाए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। टेक्निकली ही कैन अपॉइंट एनीवन, बट द थिंग इज़ ही हैज़ टू गेट द मेजोरिटी ऑफ द वोट। फ्लोर टेस्ट करना पड़ता है, और अभी देखेंगे कि कैप्टन साहब ने कहा है कि हम फ्लोर टेस्ट करेंगे। सो देयर इज़ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स गोइंग ऑन, कीप ऑन आई ऑन दिस। सेकंड बेस्ट एग्जांपल इज अ न्यू इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज 167। गवर्नर को ये अधिकार है आर्टिकल 167 के तहत कि राज्य में जो व्यवस्था चल रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो काम कर रहे हैं उसका वीकली या फोर्टनाइटली हर 15 दिन पर रिपोर्ट लेने का अधिकार है, और सीएम उसे मना नहीं कर सकता है। सो दे हैव टू गिव अ रिटन रिपोर्ट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 167 जो लिंक करता है बिटवीन गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी उसकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, और चीफ मिनिस्टर के बीच में। सो दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। उसके अलावा सीएम जो है वो रिकमेंड करता है जो गवर्नर जिसे अपॉइंट करते हैं, चाहे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के मेंबर हो, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स, और भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो गवर्नर ही अपॉइंट करता है बट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
headed by chief minister. So from a political news, what is important for our exam perspective? This is very important. न्यूज़ को पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं बल्कि अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव सिलेबस से जोड़ कर देखें. इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं. यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि आधे लोग पॉलिटिक्स में पढ़े जाएंगे, कौन बना क्या बना, एंड वी हैव टू डिस्कस व्हाट आर द प्रोविजंस, what are the conditions and what are the discretions of the governor. You can write these examples in any question related to governor. Now let us move on to the next very important topic about the international relations. That is, recently we also discussed in the day before yesterday lecture, that is AUKUS, AUKUS, that is Australia, UK and US. ये country आपस में they have made an alliance just like द क्वाड अलायंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन्स. और इसी क्वाड अलायंस में एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन. ओके, देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए न्यूक्लियर पावर सबमरीन, दैट डजंट मीन्स कि वो सबमरीन में न्यूक्लियर वेपन होंगे या न्यूक्लियर वेपन में फायर कर सकती है. द न्यूक्लियर पावर सबमरीन मीन्स द सबमरीन विच गेट्स पावर विच रन्स ऑन द न्यूक्लियर फ्यूल, जिसका फ्यूल न्यूक्लियर होता है. न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें, स्मॉल कंट्रोल्ड रिएक्टर, उससे एनर्जी लेकर वो सबमरीन चलती है. दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन. सो इसी ओकुस के बीच में एक डील हुई है जिसने ऑस्ट्रेलिया ने यूएसए से न्यूक्लियर पावर सबमरीन खरीदी है. बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं काफ़ी दिनों से, एंड दैट इज़ वाई यूएस हैज़ कम टू प्ले. बट इसमें गेम ये हुआ कि फ्रांस के साथ देयर वाज अ डील. उससे पहले फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डील चल रही थी, बट दैट वाज ऑफ अ कन्वेंशनल सबमरीन. लेकिन जब यूएसए बीच में एंट्री लेता है और रिलेशंस ख़राब होते हैं ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में, सो दे नीड इमरजेंसी वेपन्स, इमरजेंसी सप्लाईज, एंड दैट इज़ वाई फ्रांस के साथ वो डील तोड़कर ऑस्ट्रेलिया यूएसए के साथ वो डील करता है. जिससे होता यह है कि एक अलायंस तो बनता है AUKUS, लेकिन दूसरा अलायंस टूट जाता है, एंड दैट इज़ बिटवीन द फ्रांस और यूएसए एंड यूके, एंड दैट लीड्स टू अ वेरी स्टेबल रिएक्शन. ऐसा रिएक्शन बहुत समय से नहीं देखा गया कि फ्रांस ने वाशिंगटन और कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया, दोनों ही जगहों से अपने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है. सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना है. और ये जो चीज़ बेसिकली की जा रही है इंडो पैसिफिक रीजन में टू काउंटर द चाइनीज़, कम्युनिज्म को काउंटर करने के लिए, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, प्लूरलिज्म को प्रमोट करने के लिए बात हो रही है. लेकिन यहाँ पर हम लोग खुद आपस में लड़ रहे हैं. इसलिए ऑथर ये कह रहा है कि इंडिया विल हैव टू प्ले अ रोल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उस इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया भी एक मेजर प्लेयर है. और अगर हम चाहते हैं कि चाइना कंटेंट रहे, तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज़ है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के बीच में अलायंस बना रहे. ये सारी छोटे छोटे इकोनॉमिक टेंशंस विल लीड टू अ बाइफर्केशन. और अगर कहीं फ्रांस ने चाइना का समर्थन शुरू कर दिया तो चाइना के अगेंस्ट ग्लोबल अलायंस नहीं बन पाएगा, एंड चाइना विल कम आउट ऑफ दिस. एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू टेक स्टेप्स. और इंडिया को क्या करना चाहिए, व्हाट दिल्ली कैन डू, इज रिटन बाय वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग आर्टिकल रिटन बाय C. राजा मोहन. सो ही सेइंग कि अभी ये जो डील हुई है इसने क्या किया है कि फ्रांस और यूएसए के बीच में रिलेशंस ख़राब कर दिए. और क्योंकि यूके अब यूरोपियन यूनियन से बाहर है और फ्रांस यूरोपियन यूनियन का एक इम्पॉर्टेंट सदस्य है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये देखा जा रहा है कि यूके यूएस एक तरफ और यूरोपियन यूनियन एक तरफ, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में खुद एक डिवीज़न क्रिएट हो रहा है, जो आगे चलकर जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नाटो फोर्सेस में भी कहीं ना कहीं डिवीज़न देखने को मिल रहा है. एंड दैट इज़ नॉट गुड इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, एंड दैट इज़ वाई व्हाट इंडिया शुड डू. सो रिसेंटली आपको पता है कि अभी थर्सडे को मीटिंग है, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं यूएन में. देयर इज़ अ स्पीच ऑल्सो, ही विल डिलीवर अ मैसेज. ही इज़ ऑल्सो मीटिंग विद जो बाइडन. देयर इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ क्वाड मीटिंग इन द वाइट हाउस. तो फिजिकल मीटिंग होगी वाइट हाउस में. तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को फ्रेंच लीडर्स से, फ्रेंच काउंटर पार्ट से बात करनी चाहिए, एंड वी नीड टू क्रिएट अ मीडिएशन बिटवीन यूके, यूएस एंड फ्रांस. वाई? बिकॉज जब 1974 में हमने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था और हमारे ऊपर जब बैन लग गया था NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत हमें न्यूक्लियर सप्लाई पर बैन लगा दिया गया था इंटरनेशनली, तब यूएस ने फ्रांस की हेल्प से
हमें न्यूक्लियर सप्लाई की थी। सो यूएस एंड फ्रांस वे आर क्लोज अलाइज और हमारे रिलेशन बहुत पुराने हैं। वी आर डेमोक्रेटिक एंड लाइक माइंडेड कंट्री, सेकुलर नेशंस। सो इंडिया शुड टेक अ रोल टू मेंड अ रिलेशन बिटवीन देम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हो ये रहा है कि उसी रीजन में क्वाड भी है, ठीक है, और ये एक्यूज भी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे उतना ज़्यादा इंडिया को फ़ायदा होगा टू हैव अ बेटर प्रेजेंस इन द साउथ चाइना सी ऑल्सो, इंडो पैसिफिक ऑल्सो, एंड टू कंटेन चाइनीज इन द रीजन। एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू मूव फास्ट। जैसे कि आपको पता है कि जयशंकर जी भी वहाँ मौजूद रहेंगे और उन्होंने AUKUS अनाउंसमेंट में जो डील हुई थी उसके बाद फ्रेंच मिनिस्टर से भी बात की थी। सो हम लोग दोनों ही कंट्री से, AUKUS हो या फ्रांस हो, दोनों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। एंड दैट इज़ वाई इस अपॉर्चुनिटी को हमें यूज़ करना चाहिए टू मीडिएट रिलेशन बिटवीन फ्रांस एज वेल एज यूके एंड US, और उसको कहीं ना कहीं क्वाड के साथ जोड़ के एक एक्सटेंडेड क्वाड लेना चाहिए जिसमें फ्रांस भी हो, जर्मनी भी हो, UK भी हो, और जो क्वाड के नेशन से तो हो। सो क्वाड कैन बी मेड टू ऑक्टो, ये एक टर्म दिया जा रहा है कि क्वाड को 4 देशों के सदस्य को हमें बढ़ाकर इसको 8 देशों का सदस्य बनाना चाहिए, ना कि अलग अलग 3 ऑर्गेनाइजेशन बने, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑक्टो ऑर्गेनाइजेशन रहे, ऑक्टैग जिसे कहते हैं, ऑक्टागन। और इस तरह से एक ऑक्टागन बनाकर 8 साइड्स वाला वी नीड टू हैव अ बेटर वर्किंग रिलेशनशिप, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी नीड अ जॉइंट यूरोप, कंबाइंड यूरोप एज वेल एज USA विथ इंडिया टू फाइट दिस एक्सट्रीमिज़म एंड द एक्सपांसनिज्म। क्योंकि ये जो एक एक्सिस बन रहा है, स्पेशली आप देखेंगे कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान इस रीजन में। सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस एक्सिस we need to have a better assertance of the democratic power, or at the end of the day we need to remind that how their quarrels, उनके बीच के जो आपसी झगड़े हैं, वो जो लार्जर गोल्स है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, और उस रीजन को हम अभी छोड़ नहीं सकते, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी एक्सिस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। जिस तरह से प्रेसिडेंट जेम्स कैरेक, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने जब दिल्ली की विजिट आई थी 1998 में और हमारे न्यूक्लियर डील पर काफ़ी ज़्यादा काम किया था, ठीक अब वो समय आ गया है कि फ्रांस को जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है, या फ्रांस और UK के बीच में जो समय स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, इंडिया शुड यूज़ दिस एंड इंडियाज़ डाइवर्स रिलेशनशिप इन द वेस्ट, इट शुड बी डिप्लॉयड इन फुल मेजर टू प्रिवेंट एनी in the Indo-Pacific coalition, because we need a better coalition, especially in the Indo-Pacific region, to exert our force also, to develop technically also, strategically also, economically also, and that is why we should make a mediate and a proper deal in between the like-minded, pluralistic, democratic societies. Moving on to another important article regarding the farmers' future. Recently एक सर्वे किया गया और उसमें ये देखा गया कि जो सो कॉल्ड एवरेज एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है, खास करके ऐसे फार्मर, आपको पता है कि बहुत से 70 से 75% फार्मर ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। और वहाँ जो सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि 2018-19 में जुलाई से जून के बीच में एक मंथली इनकम, एवरेज किसान का मंथली इनकम 10,000 रुपये के आसपास था, जिसमें से क्रॉप प्रोडक्शन से 3,700 रुपये के आसपास, यानी 3700, और एनिमल फार्मिंग से 1500। यानी आप सोचिए कि 10,000 में से मोस्टली उसको 5,000 रुपये ही एग्रीकल्चर से आ रहे थे, बाकी के 5,000 या 4,000 रुपये ही वॉज अर्निंग फ्रॉम प्राइवेट वर्क्स, लेबर वर्क्स। सो जो छोटा किसान है, हाँ, ये चीज़ जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम में ज़मीन है उसका एवरेज इनकम है 10,000 रुपये प्रति महीना, लेकिन फिर 1 से 2 हेक्टेयर वाले का एवरेज इनकम बढ़ गया, 2 से 3 वाले का फिर बढ़ा, 4 से 10। यानी ये देखा गया कि जो छोटे किसान हैं, छोटे किसान की खेती से आमदनी नहीं हो रही है, लेकिन जिनके पास बड़ी भूमि है, बड़ी जोत है, दोज हैविंग अ लार्जर लैंड आर एक्चुअली गेटिंग बेनिफिट्स, उनके पास इनकम भी ठीक ठाक आ रहा है, और उस इनकम में एक अच्छा प्रतिशत, यानी अगर उनके पास 100 रुपये का इनकम है मंथली, तो उसमें से 60 से 70 रुपया फार्मिंग और अलाइड एक्टिविटीज से आ रहा है। वहीं छोटे किसानों में क्या देखा गया कि अगर उनके पास 100 रुपये मंथली इनकम है तो उसका बहुत कम 40% के आसपास ही फार्मिंग से आ रहा है, और एक तो वो इनकम भी कम है और उस इनकम में भी एग्रीकल्चर का सोर्स बहुत कम है। सो उनको ना चाहते या चाहते हुए भी दे हैव टू इंडल्ज इन द लेबर एक्टिविटी, इन प्राइवेट एक्टिविटी। सो व्हाट द ऑथर इज सजेस्टिंग कि क्यों ना इन छोटे किसानों को परमानेंटली एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके अलग अलाइड सर्विसेज में ही दिया जाए, और सरकार जो पॉलिसीज़ बनाए, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़, वो इन मध्यम वर्ग के किसान के लिए बनाए,
ताकि जिनके पास ज़मीन बड़ी है, तो ज़्यादा ज़मीन है तो अगर उसके लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे वहाँ पर बेटर वाटर फैसिलिटी, फर्टिलाइज़र फैसिलिटी, सीड फर्टिलाइजेशन, मार्केट एक्सेस, तो क्योंकि दे हैव मोर अमाउंट ऑफ लैंड सो देयर प्रोडक्शन कैन बी मोर, और वो वायबल भी होगा, सफिशिएंट भी होगा, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बचेगा। जिसके पास छोटी ज़मीन है, कितना भी कुछ करेंगे तो प्रोडक्शन विल बी लिमिटेड, फिर ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट एक्सेस, लेबर कॉस्ट जोड़कर देयर इज़ अ वेरी हैंड टू माउथ काइंड ऑफ सिचुएशन। सो बेटर इज़, दो तरीके हैं, या तो कम्युनिटी फार्मिंग को जोड़ दिया जाए कि ये सारे छोटे छोटे किसान आपस में मिलकर एक कम्युनिटी फार्मिंग करें पूरे गांव भर में। सपोज करें कि एक पूरे गांव में पूरे गांव वाले एक साथ अपनी ज़मीन इकट्ठा करके और पूरी ज़मीन पर पूरे गांव में एक ही फसल उगाया जाए, फिर बाद में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए। बट दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉब्लम यूनिटी, डिस्ट्रीब्यूशन कौन कितना लेगा, किस एरिया में कितना हुआ। सो रादर कि इन छोटे किसानों को वी नीड टू शिफ्ट टू अदर एक्टिविटीज़। इन किसानों के लिए खेती से ही जुड़े हुए अलग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जैसे कि अलाइड एक्टिविटीज़, पशुपालन, मत्स्य पालन, ओके, हनी बी फार्मिंग, या फिर खेती से जुड़ी सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ओके, मैकेनाइजेशन सर्विस, ट्रैक्टर सर्विस, थ्रेसर में, गेहूं की मिल में, चावल की मिल में, ऐसे अलग अलग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको ना चाहते हुए भी आधा जो इनकम उनका में प्राइवेट लेबर से ही आ रहा है, तो क्यों ना उनको लेबर सेक्टर में ही डाला जाए विथ मोर स्किल्ड सो दैट दे कैन अर्न मोर। और जो छोटी जोत पर जो वो रिसोर्स, पानी, खाद, फसल, समय लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बर्बाद ना हो और अपना पूरा फोकस वो इन एक्टिविटीज़ पर करे। और सरकार जो पॉलिसी बनाए, वॉट एवर द गवर्नमेंट पॉलिसी शुड बी फॉर मीडियम रेंज फार्मर्स, दैट इज़ दोज हैविंग लैंड मोर देन 2 हेक्टेयर्स। तो छोटे किसानों को छोड़कर जो मार्जिनल बहुत सीमांत किसान हैं उनके लिए पॉलिसीज़, उनको एक अलग सेक्टर में डेवलप किया जाए उनको, क्योंकि खेती इज़ नॉट बीइंग वेरी वायबल बिकॉज दे हैव वेरी लेस लैंड। एंड दैट इज़ वाई द ऑथर इज सेइंग कि फार्म इनकम कैन रियलिस्टिकली स्पीकिंग डबल हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, अगर हम इन किसानों पर फोकस करें जिनके पास वाकई में ज़मीन है, प्रोडक्टिविटी है। और जिनके पास ज़मीन कम है उनके लिए क्या करना चाहिए? सो दे विल बी in the outside the farm activities, not completely industrial but outside means aggregations में grading, packaging, transportation, processing, warehousing, retail etc. can be used so that their money and their efficiency, time management, skill and outcome also be increases. So ये सारे activities मार्केटिंग से रिलेटेड होंगी। सो प्रोडक्शन करेंगे बड़े किसान, उसका मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग करेंगे जो छोटे किसान, जो कि उनको शिफ्ट कराया जाए। So a complete package, production, marketing and selling, and that will be lead to a more viable economic agriculture. The problem with agriculture is कि इनपुट कॉस्ट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ज़मीन छोटी है, कितना भी आप रिसोर्स डाल दीजिए आउटपुट तो सेम आने वाला है। एंड दैट इज़ वाई व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू रिड्यूस द इनपुट कॉस्ट। एंड हाउ इट विल डू? सो वी विल हैव टू focus on the big farms so that there will be less use of resources but maximum output can be generated. And this is why government policies should be focused on that particular medium farmers, मध्य वर्गीय किसानों पर फोकस होना चाहिए। उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट, इम्प्रूव मार्केट एक्सेस, वाटर बढ़ाएं। और जो छोटे सीमांत किसान हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, उनको उस जगह से हटाकर आज स्किल बढ़ाकर अलग एक्टिविटीज़ में लगाया जाए। और गवर्नमेंट को जो है ये जो मार्जिनल फार्मर, सीमांत किसान का जो रोनर होती रहती है कि सब उनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए एक्चुअली में किसानी के बदले और अलग फील्ड में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कि लैंड की साइज़ बंटवारा होते होते और छोटा होता जाएगा। सो जितना छोटा ज़मीन होगा उसकी वाइबिलिटी, आउटपुट उतना ज़्यादा कम होगा। सो वी नीड टू प्लान फॉर अ डाइवर्स, जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एग्रीकल्चर, पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। वी नीड टू फोकस ऑन द वैकल्पिक, क्या हो सकता है इसका। और लिमिटेड लैंड से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फार्मिंग उन्हीं के लिए अच्छी रहेगी जो उनको अच्छे से कर सके और जिनके पास ज़मीन ज़्यादा हो। बाकियों के लिए हमें अलग रास्ता देखना होगा। बेटर फीवर इज़ बट बेटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग सो कॉल्ड टर्म, आपने सुना होगा, एक वैक्सीन रेसिज्म। ठीक है, सो कोविड से लड़ने की तो वैक्सीन हमारे पास है, रेसिज्म से लड़ने की वैक्सीन क्या है? रिसेंटली यूके हैज़ पुट आउट अ स्ट्रेंज रूल कि एक ही कंपनी के, एक ही फैक्ट्री से, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से बनी हुई जो कोविशील्ड हम भारत में बना रहे हैं, सेम कंपनी, सेम फार्मूला, सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स, लेकिन वो वैक्सीन जिन्होंने ली है इंडिया में, अगर वो यूके जाते हैं तो उनको मैंडेटरीली
10 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा या फिर 2 दिन पहले का कोविड टेस्ट। समझ रहे हैं मेरी बात? सो सेम थिंग, वन वैक्सीन मेड विथ सेम क्वालिटी, सेम प्रोसीजर, सेम फॉर्मूला, बट क्योंकि वो इंडिया में बनी है इसलिए उनको ट्रस्ट नहीं है एंड दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ। एक नया रूल आया है और उन्होंने 3 बॉक्स में कंट्रीज़ को 3 अलग अलग लिस्ट बनाया, रेड लिस्ट, एम्बर लिस्ट, ग्रीन लिस्ट। तो ग्रीन लिस्ट में रखा गया है फाइज़र, मॉडर्ना, जॉनसन जॉनसन, इन कंट्रीज़ को, इन वैक्सीन को। एम्बर लिस्ट में रखा गया है कोविशील्ड, कोवैक्सीन को, और रेड लिस्ट में तो जिन्होंने वैक्सीन लिया नहीं उसको। सो यहाँ पर ऑथर्स या ये उनकी यूके की आलोचना हो रही है कि सेम वैक्सीन, सेम फॉर्मूला, यूके में बनी वो ठीक और इंडिया में बनी वो उससे आप डिस्क्रिमिनेट, हाउ कैन यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल्स, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वैक्सीन रेसिज्म। और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड लिया है इसके लिए? सो इंडिया इज सेइंग दैट वी विल बी यूजिंग अ रेसिप्रोकेटरी मेजर, यानी कि जैसे को तैसा। अगर आप हमारी वैक्सीन को मान्यता नहीं देंगे तो हम भी सेम चीज़ करेंगे कि जो व्यक्ति यूके से आ रहा है और उसने कोविशील्ड या कोवैक्सीन ना ले रखी है और यूके से आ रहा है, सो उनको भी 10 दिन का कंपलसरी मैंडेटरी क्वारंटाइन करना पड़ेगा, और अदरवाइज दे हैव टू शो द 2 days बिफोर द सर्टिफिकेट्स। सो इस तरह की जो मानसिकता है खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में एशियन कंट्रीज़ के खिलाफ, कहीं ना कहीं इसे चेंज करने की ज़रूरत है। इट इज़ नथिंग बट द रेसिज्म। देयर इज़ नो वैलिड रीज़न बिकॉज वैक्सीन मेड ऑफ द सेम फार्मूला, सेम मेथड्स, हाउ कैन बी इट डिग्रेड। सो ये यूके के नए ट्रैवल रूल्स हैं और इसी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स, खास करके जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको जाने में तकलीफ़ हो रही है। और कहीं ना कहीं अब इंडिया गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम इसके लिए अब रेसिप्रोकेटिंग मेजर उठाएंगे। यूके गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इस पर और विचार करके बताते हैं आपको। सो इस तरह की जो वैक्सीन रेसिज्म वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी भी आप देखेंगे, WHO में कोवैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई। इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपने पास वैक्सीन का उतना ज़्यादा स्टॉक रखा है, ठीक है, एशियन या अफ्रीकन कंट्रीज़ को दे आर नॉट प्रोवाइडिंग। सोचिए अगर हमने अपनी वैक्सीन डेवलप नहीं की होती तो आज क्या हालत होती। तो इस तरह का जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो एक स्केप्टिकल रवैया होता है कि वो अपना घर भर लेते हैं और फिर बात करते हैं कि डेमोक्रेसी, प्लूरिस्टिक सोसाइटी, वेलफेयर, और जब वाकई में वेलफेयर करने की बात आती है, नो कंट्री अदर देन इंडिया हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वैक्सीन अराउंड द वर्ल्ड। सो दिस सो कॉल्ड कंट्री टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, अलग अलग इंडेक्स निकालेंगे, ह्यूमन राइट इंडेक्स, रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स, बट व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग फॉर ह्यूमन बींग्स? नथिंग। दे कॉल्ड कंट्रीज लाइक इंडिया एज नो nationalist countries, Hindu nationalist of XYZ nationalist, but we the nationalist country are actually better than those so-called universalist countries who help the poor countries of Asia and Africa to get vaccinated. So इस तरह की मानसिकता से लड़ने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन में हैम्पर कर रही हैं, एंड दैट विल इवन एक केस भी अगर कोविड का बच जाएगा तो इट कैन फर्दर म्यूटेट एंड इट कैन फर्दर क्रिएट न्यू केसेस. So we need an international cooperation to fight these kind of menace, and that is why the term vaccine rationism can be used कि ऐसा रेसिज्म जो कि वैक्सीन के एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, कि जो चीज़ यूके में बनी, यूएस में बनी, वो टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज बनी वो टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है. सो वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट सम वैक्सीन which can also remove racism from people. Now based on this article, we have an interesting question. Please attempt this question if you can write and post this answer. Thank you. Have a nice day.